सीरीज खिज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां, पार्ट 10। छिद्दे ने कहा, अगर काबिल एतबार ना होता तो मैं तुम्हें कभी इसके पास लेकर ना आता। मेरे भाई, हमारे यार तो यार पर जान निछावर कर देते हैं, और ये मेरा यार जिसका नाम चांद खान है, खरा और नर आदमी है। इसने मेरी खातिर मेरे एक दुश्मन को चाकू भी मार दिया था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चांद खान तुम्हें अपनी हिफाजत में कलकत्ते पहुंचा देगा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। बस्ती के कोने में गली के नुक्कड़ पर एक घना पेड़ था। यहाँ एक क्वार्टर नुमा मकान की अकबी दीवार के साथ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में नीचे ढलान और गड्ढे में कूड़ा करकट नजर आता था। उस गड्ढे में से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, जो सर्दी की वजह से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। उस क्वार्टर का दरवाजा गली में था। छिद्दा गली में पहुंचकर रुक गया। उसने नदीम को बाहर ही रुकने को कहा और खुद क्वार्टर का दरवाजा जरा सा खोलकर डेवड़ी में दाखिल हो गया। यहाँ उसने चांद खान को आवाज दी। उसके बाद खामोशी छा गई। नदीम को बाहर सर्दी महसूस होने लगी थी। गर्म शाल और स्वेटर लखनऊ शहर की रात की सर्दी का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं था। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। कोई 3 मिनट बाद छिद्दा क्वार्टर से बाहर आया और उसे अपने साथ अंदर ले गया। एक कमरे में भूरी आंखों और गोरी रंगत वाला चौड़ा चकला आदमी अंगीठी पलंग के पास रखे बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी छोटी छोटी मूछें थी और बाल घूंघरियाले थे। उम्र 40 से कुछ ऊपर होगी। नदीम की तरफ उसने एक पल के लिए घूर कर देखा। नदीम ने सलाम किया और उसने नदीम से हाथ मिलाया, कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर छिद्दे की तरफ मुतवज्जो होकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो पीना चाहो मेरे पास मौजूद है। छिद्दा सिगरेट सुलगा रहा था। कहने लगा, चांद खान प्यारे, माल अभी ट्रक में ही भरा हुआ है, अभी जाकर उसे भी उतरवाना है। तुम मेरे मेहमान को संभालो, मैं कभी कल दिन में लखनऊ में ही हूँ। चांद खान अपनी पिंडलियों पर हाथ फेरते हुए बोला, मगर मैं तो कल रात माल लेकर जा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ प्यारे, वापस आओगे तो महफिल जमा लेंगे, अगले फेरे पर सही। छिद्दा उठ खड़ा हुआ। क्या चाय भी नहीं पियोगे? नहीं यार, वो साला श्यामलाल कोई हेरा फेरी ना कर जाए, बड़ा चालाक आदमी है। मेरा अड्डे पर पहुंचना बहुत जरूरी है। उसने नदीम के कंधे पर हाथ मारकर कहा, प्यारे, अब तुम चांद खान के सुपुर्द हो, किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस कलकत्ते समझो पहुंच गए। छिद्दा चांद खान के साथ हाथ मिलाकर जाने लगा तो चांद ने पूछा कि फकीरी की कितनी कैद बाकी रह गई। छिद्दे ने कहा, यही कोई 3-1 साल की कैद बाकी है। अरे यूं चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नदीम कुर्सी पर खामोश बैठा था। अंगीठी की वजह से अब सर्दी का एहसास खत्म हो गया था। चांद खान ने पलंग के सिरहाने के नीचे से आला किस्म के सिगरेट का पैकेट निकालकर खोला और नदीम की तरफ बढ़ाकर बोला, लो सिगरेट पियो। नदीम ने शुक्रिया के साथ सिगरेट सुलगा ली। चांद खान पलंग पर से उठा और गर्म चादर कंधे पर ओढ़ी और चप्पल पहनते हुए कहने लगा, मेरे साथ आओ, तुम्हें वो कमरा दिखा दूं जहां आज रात को तुम सोओगे। ये कमरा बैठक के साथ ही था। बीच में एक छोटा सा दालान पड़ता था। उस दालान में एक तरफ गुसल खाना था, जिसके बाहर चौकी और बाल्टी रखी हुई थी। कमरे में चारपाई पर बिस्तर तय करके रखा हुआ था। चारपाई के पास ही लोहे की एक छोटी सी गोल मेज भी थी। कॉर्नर्स पर कागज के फूलों का गुलदस्ता लकड़ी के गुलदान में लगा था। चांद खान ने बिस्तर खोला और बोला, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। नदीम बिस्तर पर टांगे फैलाकर लेट गया। उसने लिहाफ ऊपर कर लिया। उसे बहुत सुकून का एहसास हुआ था। कितने अच्छे लोग थे ये, और किस तरह उसके काम आ रहे थे। रात और दिन भर के ट्रक के सफर के बाद नदीम का सर चकरा रहा था और वो बड़ी जल्दी सो जाना चाहता था। उसे भूख भी लगी हुई थी। चांद खान उसके लिए खुद खाना लेकर आया। उसने अपने सामने नदीम को खाना खिलवाया और बोला, गुसल खाना दालान में बिल्कुल सामने है, यहाँ बेफिक्र होकर सोना, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब मैं जाऊंगा, तुम सो जाओ, सुबह नाश्ते के वक्त मिलूंगा। अंदर से कुंडी लगाने की जरूरत नहीं है। चांद खान चला गया। नदीम ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी ना लगाई। उसने गर्म शाल एक तरफ रख दी और बिस्तर में घुसकर लिहाफ ओढ़ दिया। थोड़ी ही देर बाद वो नींद में डूब गया था और बेखबर होकर गहरी नींद सो गया था। उसे कमरे की बत्ती बुझानी भी याद नहीं रही थी। नदीम अगले रोज 10 बजे दिन चढ़ने तक सोया रहा। इस दौरान चांद खान दोबारा आकर उसे देखकर चला गया था। 11:15 बजे तक नदीम नहा धोकर फारिग हो चुका था कि चांद खान उसके लिए पूरी हलवे का नाश्ता ले आया। चैनक में गरम गरम चाय भी थी। चांद खान अपनी प्याली में चाय उंडेलते हुए बोला, मैं नाश्ता कर चुका हूँ,
सिर्फ चाय पीऊंगा। वो खामोशी से चाय पीने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने पूछा, कलकत्ते में तुम्हें अमजदिया होटल जाना है, मुझे यही बताया गया है। क्या तुम पहले कभी उस इलाके में गए हो? बिल्कुल नहीं गया खान साहब, बस दरिया के किनारे वाली एक आबादी तक ही गया था। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें अमजदिया होटल तक छोड़ाऊंगा। हम आज रात बनारस में काटेंगे, दूसरे दिन रात को कलकत्ते पहुंचेंगे। मैं 80 मील से कम पे ट्रक नहीं चलाता, फिर भी कलकत्ते पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाती है। दोपहर को छिद्दा भी नदीम से मिलने आ गया। उसने नदीम से कहा, माल वाल की जरूरत हो तो बता देना। नदीम ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसके पास काफी रुपए मौजूद हैं। चांद खान ने कहा, तुम हमारे यार के यार हो, जिस चीज की जरूरत हो ना बेधड़क मांग लेना। नदीम ने चांद खान का भी शुक्रिया अदा किया। दोपहर के बाद नदीम ने शाम तक आराम किया। रात का खाना चांद खान ने अड्डे पर जाकर खाया और नदीम ने कमरे में खा लिया। चांद खान अपने ट्रक की रवानगी के इंतजामात के लिए गया हुआ था। वो रात के 10 बजे वापस आया। उसने छिद्दे की तरह नदीम से ऐसी कोई बात नहीं की कि क्लीनर पूछे तो ये कहना और ये ना कहना। ठीक 11 बजे रात चांद ने नदीम को साथ लिया और अंधेरी रात में क्वार्टर से निकलकर जीटी रोड वाले अड्डे की तरफ रवाना हो गया। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का अड्डा था और यहाँ 2 बड़े बड़े ऊंची छतरी वाले गोदाम माल से भरे हुए थे। यहाँ वहाँ अहाते में कई ट्रक खड़े थे। एक जगह आग का अलाव जलाकर कुछ क्लीनर बैठे सिगरेट वगैरह पी रहे थे। चांद के ट्रक पर माल लादा जा चुका था और उसका क्लीनर उसके ऊपर तिरपाल बांध रहा था। चांद ने चारों तरफ घूमकर ट्रक का जायजा लिया, क्लीनर को कुछ हिदायत दी और नदीम से कहा, तुम अगली सीट पर जाकर बैठ जाओ। नदीम ट्रक की खिड़की खोलकर ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ठंड बहुत ज्यादा थी, सर्द हवा भी चल रही थी। चांद खान ने खास तौर पर ट्रक के पीछे क्लीनर के लिए एक छोटी सी जगह बना दी थी। क्लीनर को वहीं बिठाकर कलकत्ते तक सफर करना था उसे। ना चांद खान ने नदीम से जिक्र किया और ना नदीम ने उससे पूछा कि उसने क्लीनर को उसके बारे में क्या कहा है। चांद खान नदीम को ज्यादा दिलेर आदमी लगा। ठीक 12 बजे रात ट्रक अड्डे से निकलकर जीटी रोड पर आ गया। उसका रुख कलकत्ते की तरफ था। सड़क दूर तक खाली थी, कभी कभी कोई ट्रक जरूर करीब से गुजर जाता था। कुशादा सड़क पर आते ही ट्रक ने स्पीड पकड़ ली और वो हवा से बातें करने लगा। कुछ देर तक तो नदीम सड़क पर नजरें जमाए बैठा रहा। फिर उसे नींद आ गई और वो खिड़की से सर टिकाकर सो गया। उसकी आंख खुली तो ट्रक एक शहर की रोशनियों भरी सड़क से गुजर रहा था। चांद खान ने कहा, हम कानपुर शहर से गुजर रहे हैं। नदीम खिड़की के शीशे से लगकर कानपुर की रोशनियों को तकने लगा। ट्रक शहर से बाहर निकल आया तो सामने फिर वही खामोश कुशादा जीटी रोड थी। नदीम की फिर आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और आसपास कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियां नजर आ रही थी। ट्रक की रफ्तार मध्यम हो गई थी। चांद खान ने नदीम की तरफ मुस्कुराकर एक नजर डाली और सामने सड़क पर नजर जमाते हुए बोला, अच्छा किया तुमने नींद पूरी कर ली। हम नहीं सो सकते भाई, हमें तो रात भर जागना पड़ता है, मगर बनारस में पूरी रात आराम करेंगे। ये कौन सा शहर है? ये इलाहाबाद है। यहाँ के अमरूद बड़े मशहूर हैं। गोरी गोरी मेमो जैसे अमरूद होते हैं यहाँ के। हम नाश्ते के लिए थोड़ी देर रुकेंगे। ट्रक शहर की गुंजान और ट्रैफिक से भरी हुई सड़कों पर से गुजरता हुआ ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर जाकर रुक गया। नदीम को खतरा था कि कहीं कोई पुलिस वालों से पहचान न ले, अगरचे उसका हुलिया अब बिल्कुल मुख्तलिफ था। खत कशीदा दाढ़ी, मंडे हुए सर पर जमी हुई ऊनी टोपी और खद्दर का बंगाली टाइप का कुर्ता पैजामा और शाल। फिर भी जूं जूं कलकत्ता करीब आ रहा था, उसकी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा था। वो पहली बार इस शहर में गिरफ्तार हुआ था और वहां उस पर पुलिस ने बेपनाह मजालिम ढाए थे। कलकत्ते का मरहटा पुलिस इंस्पेक्टर मांजरेकर तो नदीम को कभी नहीं भूल सकता था। उसने उस पर बेपनाह तशद्दुद किया था। चांद खान ने नदीम की तरफ देखा, शायद वो उसके ज़हनी हिजान को भांप गया था। छिद्दे ने नदीम के बारे में चांद खान को सब कुछ बता दिया था। हम सामने वाले होटल में जाकर नाश्ता करेंगे, वहां तुम्हें नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाएगा। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हारी हवा की तरफ भी कोई नहीं देख सकता। अड्डे के पास जो होटल था वो दरमियाने दर्जे का था। वहां ज्यादातर ड्राइवर ही नाश्ता और खाना वगैरह खाते थे। यहाँ नदीम ने गर्म पानी से मुंह हाथ धोया, दांतों को मंजन से खूब साफ किया, फिर चांद खान के साथ बैठकर नाश्ता किया। चाय पीते हुए नदीम बार बार होटल के बाहर देख लेता कि कहीं कोई पुलिस या खुफिया पुलिस वाला तो उसके पीछे नहीं लगा हुआ। वो चाहता था कि जल्दी जल्दी वहां से निकल जाए। बड़े शहरों से उसे हौल आने लगा था, क्योंकि बड़े शहरों में पुलिस और खुफिया पुलिस की नफरी ज्यादा होती है, और वैसे भी ये शहर कलकत्ते के करीब था। 1 घंटे बाद ट्रक आगे रवाना हो गया।
راستے میں دوپہر کے وقت ایک بستی میں سڑک کے کنارے انہوں نے کھانا کھایا اور پھر سفر شروع کر دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ دور بنارس شہر کے مندروں کے کلش اور عالمگیری مسجد کے مینار نظر آنے لگے۔ پھر ٹرک دریائے گنگا کے پل پر سے گزر کر بنارس شہر میں داخل ہو گیا۔ یہاں انہیں رات بسر کرنا تھی۔ چاند خان نے ٹرک اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کے اڈے میں کھڑا کیا، کلینر کو وہیں چھوڑا اور ندیم کو لے کر قریبی ایک بستی میں آ گیا۔ یہاں اس کا گہرا دوست رہتا تھا۔ یہ دوست بھی پٹھان مسلمان تھا اور خان جی کے نام سے مشہور تھا۔ چاند خان نے ندیم کا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ یہ میرے دوست کا لڑکا ہے اور اسے آسوال جانا ہے جہاں یہ اسکول میں پڑھتا ہے۔ چاند خان کے دوست نے ندیم میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ وہ چاند کی طرف متوجہ ہو کر بولا، تمہارے پینے کے لیے آج ایک اسپیشل چائے رکھی ہے پیارے۔ چاند خان کو ندیم کی فکر تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا یہ دوست بھی رات یہیں بسر کرے گا۔ اس کے دوست نے کہا، ارے یہ تم نے کیسی بات کہہ دی؟ وہ تمہارا مہمان میرا مہمان، سارا گھر خالی پڑا ہے، اوپر والے چوبارے میں بستر لگا ہے، کھانا کھا کر آرام کرے۔ پھر آنکھ مار کر وہ بولا، تمہارا دوست بھی؟ چاند خان نے ندیم کی طرف دیکھا۔ ندیم نے کہا، جی نہیں شکریہ۔ ندیم کو شروع رات میں ہی کھانا کھلا کر اوپر چوبارے میں بھیج دیا گیا اور چاند خان اور اس کا دوست خان جی اسپیشل چائے کھول کر بیٹھ گئے۔ ندیم چوبارے میں بستر میں لحاف کے اندر گھسا ان کے قہقہے اور باتیں کرنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ نیند کی لہروں پر جھول رہا تھا کہ اچانک اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ندیم ہوشیار ہو کر ہمتن گوش ہو گیا۔ دروازہ کھول کر چاند خان کے دوست نے کہا، آئیے تھانے دار جی آئیے، آپ بھی بہتی گنگا میں سے چونچ بھر لیں۔ تھانے دار کا لفظ سنتے ہی ندیم کے بدن میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ وہ بستر میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان نیچے سے آنے والی آوازوں پر لگا دیے۔ تھانے دار کہہ رہا تھا، خان جی اس وقت تو میں ضروری کام سے آیا ہوں۔ اور تو باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیے نا، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ندیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کہیں یہ تھانے دار اسے گرفتار کرنے تو نہیں آیا؟ ندیم کے لیے لمحے بڑے ہی جان لیوا تھے۔ نچلی منزل میں تھانے دار آیا ہوا تھا، ظاہر ہے اس کے ساتھ 2-3 کانسٹیبل بھی ہوں گے اور یہ سب کے سب مسلح ہوں گے۔ کسی نے مخبری کر دی ہوگی کہ مفرور پاکستانی جاسوس چاند خان کے ساتھ اس مکان میں چھپا ہوا ہے اور اب پولیس اسے گرفتار کرنے وہاں پہنچ گئی ہے۔ ندیم بے چین ہو کر پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی ایک کھڑکی گلی کی طرف کھلتی تھی جو اس وقت بند تھی۔ ندیم دبے پاؤں چل کر کھڑکی کے پاس آیا، کھڑکی کے ایک پٹ کھول کر نیچے جھانکا۔ یہ کھڑکی گلی کے فرش پر سے کوئی 20-22 فٹ اونچی تھی۔ یہاں سے چھلانگ لگانے پر پولیس کو اندر یقیناً پتہ چل جاتا اور پھر ندیم کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ گلی کا فرش پختہ تھا۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ نیچے بیٹھک میں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ندیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ڈیوڑی کا دروازہ کھلا اور ایک کانسٹیبل جس نے بندوق اٹھا رکھی تھی مکان کے باہر گلی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ندیم کے لیے یہ دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی آہستہ سے بند کر دی اور کمرے سے باہر نکل کر سخت سردی میں دالان میں آ گیا۔ چھوٹا سا دالان تھا جس کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک سیڑھی اوپر چھت کو چلی گئی تھی۔ ندیم دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھی کے پاس آیا اور آہستہ آہستہ پاؤں رکھتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ وہ زمین سے اور بلندی پر آ گیا تھا۔ اس نے منڈیر پر سے جھانک کر دیکھا۔ ایک جانب وہی گزرگاہ تھی جس میں کوڑا کرکٹ ابھی تک سلگ رہا تھا، ایک جانب دوسرے کوارٹر کی دیوار تھی جو مزید اوپر چلی گئی تھی اور تیسری جانب کھلی چھت تھی۔ اس نے نیچے دیکھا، کانسٹیبل گلی میں موجود تھا اور سردی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ندیم کو یہ خیال بھی آیا کہ چاند خان جرائم پیشہ آدمی ہے، پولیس والوں سے ایسے آدمیوں کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ تھانے دار کو اپنے اعتماد میں لے کر واپس روانہ کر دے۔ لیکن معاملہ ایک پاکستانی جاسوس کا تھا۔ یہ بات اتنی سنگین تھی کہ پولیس خان جی اور اس کے ساتھ میں چاند خان کو بھی گرفتار کر سکتی تھی۔ چھت پر سے چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ ندیم کے اعصاب تن گئے۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے سردی کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ اسے گلی میں تھانے دار اور چاند خان کی آوازیں سنائی تھی، شاید وہ باہر آ گئے تھے۔ ندیم لپک کر کھڑکی کے ساتھ جا لگا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ اب اسے بجھا کر وہ خواہ پولیس کو خبردار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کے ساتھ کان لگا دیے۔ تھانے دار کہہ رہا تھا، خان جی اگر کل تک آپ نے مطلوبہ ملزم ہمارے حوالے نہیں کیا نا تو پھر نتیجے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ ندیم کا جسم پتھر کی طرح سن ہو گیا۔ چاند خان کے دوست کی آواز آئی، اور رانا جی تم فکر ہی نہ کرو، کل 10 بجے سے پہلے تمہارا آدمی
तुम्हारे पास थाने में मौजूद होगा। नदीम का दिल बैठने लगा। जरूर इन लोगों ने इनाम के लालच में आकर उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। आखिर 10,000 की रकम कोई मामूली रकम नहीं थी, और इंसान की नीयत बदलते क्या देर लगती है। उसने जरा सा पट खोलकर नीचे गली में देखा। एक वर्दी पोश थानेदार और 3 कांस्टेबल गली में से गुजरते हुए दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गए। नदीम ने फैसला कर लिया कि वो वहां से गायब हो जाएगा। ये लोग तो अभी ऊपर आकर उसे रस्सियों में जकड़कर कोने में फेंक देंगे, मगर ये क्यों कर हो सकता है। इनाम की रकम का तो इन लोगों को पहले से इल्म था। मुमकिन है थानेदार के आने के बाद उन्होंने नदीम को पुलिस के हवाले करने का इरादा कर लिया हो। नदीम इसी शशोपंच में था कि उसे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई दी। नदीम जल्दी से दरवाजे की एक तरफ हो गया। दरवाजे का पट खुला और चांद खान अंदर दाखिल हुआ। नदीम उसे आगे बढ़कर दबोचने ही वाला था कि चांद खान एकदम दूसरी तरफ हट गया और नदीम को हैरतज़दा नजरों से तकने लगा। ये तुम क्या करने लगे थे? नदीम ने तैश के आलम में कहा। और तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोगों ने 10,000 के बदले अपने किरदार का सौदा किया। मैंने तुम्हारे दोस्त की और थानेदार की सारी बात सुन ली है। ठीक है, अगर तुम मुझे पुलिस के हवाले करना ही चाहते हो, अगर तुमने भी मेरे एतमाद को सदमा पहुंचाना है तो मैं तैयार हूं, पर इतना याद रखो, इसके बाद मेरा इंसान दोस्ती पर से एतमाद रुक जाएगा। चांद खान बोला, मेरे दोस्त का खदशा बिल्कुल दुरुस्त था। उसने मुझे ऊपर भेजा कि हो सकता है तुम जाग रहे हो और तुमने थानेदार की गुफ्तगू सुन ली हो। तुम बिल्कुल बच्चे हो, लगता है तुमने अभी दोस्त देखे नहीं है, या तुम्हें अभी तक वो मर्द दोस्त नहीं मिला। उसके बाद चांद खान ने नदीम को बताया कि सारा किस्सा एक बदमाश का है जो एक आदमी पर कातलाना हमला करके फरार हो गया है, और पुलिस उसकी तलाश में मेरे दोस्त के मकान तक आई थी, क्योंकि मुलजिम मेरे दोस्त के डेरे का खास आदमी है। थानेदार भी मेरे दोस्त का अपना आदमी है और उससे बाकायदा महाना वसूल करता है। चुनाचे उसने खास तौर पर आकर मेरे दोस्त को खबरदार किया है कि आईजी पुलिस खुद इस केस में दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए मफरूर मुलजिम को थाने में पेश कर दे। बाद में उसकी जमानत करा ली जाएगी। तुम्हारा तो इसमें कहीं जिक्र तक नहीं आया। नदीम ने सबसे पहले इत्मीनान का सांस लिया। उसके बाद उसने चांद खान से बेहद माजरत तलब की और कहा कि चूंकि वो खुद मफरूर पाकिस्तानी जासूस है और पुलिस उसकी तलाश में है, इसलिए थानेदार को देखकर और उसकी बातें सुनकर वो घबरा गया था और खामखा इतने अच्छे दोस्तों पर शक कर बैठा। चांद खान ने नदीम के कंधे को थपथपाकर कहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम्हें अभी दोस्तों का तजुर्बा नहीं है। चलो सो जाओ, रात को तुम्हें उठना भी है। और हाँ, इत्मीनान रखो, मैं अपने दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। चांद खान चला गया। नदीम ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई थी और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो आजाद था। चांद खान और उसके दोस्त खान जी के बारे में नदीम के दिल में जो बदगुमानी पैदा हुई थी, उसका नदीम को अफसोस जरूर था। वो बिस्तर में दिबक गया। बत्ती उसने नहीं बुझाई थी, अंदर से कुंडी भी नहीं लगाई। नदीम पलंग से टेक लगाए ही ऊँगता रहा और इसी आलम में रवानगी का वक्त आ गया। नीचे से चांद खान ऊपर आया। अभी तक सो रहे हो? दिन निकलने वाला है, तैयारी पकड़ो, हमें अब रवाना होना है बनारस से आगे। ये कहकर चांद खान चला गया। नदीम जल्दी से उठा। बाथरूम जाकर उसने मुंह हाथ धोया और वापस आकर पलंग पर बैठ गया। फिर उसने खिड़की खोल दी। बाहर दिन का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। खिड़की में से सर्द हवा अंदर आने लगी थी। नदीम ने उठकर खिड़की बंद कर दी। नीचे सीढ़ियों से उसे चांद खान की आवाज सुनाई दी, और नीचे आ जाओ दोस्त। नदीम ने शाल अपने गिर्द लपेटी और सीढ़ियां उतरकर निचले कमरे में आ गया। यहाँ चांद खान और उसका दोस्त पहले से मौजूद थे। चांद खान के दोस्त खान जी ने नदीम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कहा, रात एक थानेदार मुझसे मिलने आया था। मामला कुछ और था। मैंने सोचा कहीं तुम उसकी आवाज सुनकर घबरा न गए हो। फिक्र की कोई बात नहीं थी। चलो नाश्ता करो। नदीम ने उनके साथ मिलकर नाश्ता किया। जल्दी जल्दी चाय पी और खान से मुसाफा करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और चांद खान के साथ क्वार्टर से निकलकर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के अड्डे की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर चांद अपने इस बनारस वाले दोस्त की तारीफें करता रहा। बड़ा सच्चा और जीदार मुसलमान दोस्त है मेरा ये, अपने दोस्त के लिए जान भी कुर्बान कर सकता है। बनारस से ट्रक कलकत्ते की तरफ चल पड़ा। दिन के 10 बजे वो सूबा बिहार के मशहूर तारीखी शहर गया पहुंचे। ये वो शहर था जहां आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध को बड़ के दरख्त तले ज्ञान हासिल हुआ था। यहाँ से वो धनबाद और फिर आसनसोल पहुंचे। फिर उसके बाद सुबह बंगाल की सरहद शुरू हो गई और पीपल के दरख्तों की जगह ताड़ और नारियल के दरख्तों ने ले ली। आसनसोल के आगे दरगाहपुरा, बरादून और फिर कलकत्ता शहर आ जाता है। चांद खान ये सारी तफसीलात नदीम को बताता जा रहा था। बंगाल में दाखिल होते ही नदीम इंतहाई मोहतात हो गया था। यहाँ सर्दी भी तकरीबन ना होने के बराबर थी।
हवा में हल्की हल्की खुशगवार हरारत आ गई थी। नदीम ने स्वेटर और कोट उतार दिया था, सिर्फ शाल कंधों पर रहने दी थी और सर पर ऊनी टोपी ओढ़े रखी थी, क्योंकि सुलिया में बहुत कम पहचाने जाने का इम्कान था। दोपहर के 4 बज रहे थे कि ट्रक बरादून शहर की मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ रही थी, मुसाफिर बसें और ट्रक भी आते जाते मिल रहे थे। यहाँ पर पार्ट 10 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 11 समाअत फरमाएं।